नमस्कार बच्चों। विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 स्वतंत्रता और उसके पश्चात। तो बच्चों, हम 12वां चैप्टर स्वतंत्रता और उसके पश्चात के बारे में हम समझेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हमें दिया गया है कि भारत, तो ये कौन सा नक्शा है? तो भारत का नक्शा है। उसमें 15 अगस्त 1947 के बाद का भारत यहाँ पे दर्शाया गया है। तो बच्चों, 12.1 में 15 अगस्त 1947 के बाद का भारत यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इसका मानचित्र हम देख सकते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ। तो बच्चों, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। उसके साथ एक दिन पहले अर्थात 14 अगस्त 1947 के दिन भारत में पाकिस्तान अलग हुआ। तो बच्चों, उसके साथ में जैसे कि भारत आज़ाद होता है, वैसे कि एक दिन पहले अर्थात 14 अगस्त को 1947 के दिन भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था। इस तरह से स्वतंत्रता की खुशी तो सभी भारतवासियों को थी, परंतु साथ ही कुछ समस्याएं भी भारत के सामने खड़ी हुई थी। तो बच्चों, भारत आज़ाद होने से रहने वाले लोगों को स्वतंत्रता की खुशी तो थी, लेकिन सभी भारतवासियों, परंतु इसके साथ ही कुछ समस्याएं भी भारत के सामने खड़ी हुई थी। अखंड भारत के 2 भाग होने से अलग अलग, यानी कि अखंड भारत के कितने भाग हुए थे? 2 भाग हुए थे। इसमें 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। यानी कि बच्चों, शरणार्थी पाकिस्तान से कहाँ आ रहे थे? भारत। इन शरणार्थियों का पुनर्निर्वास से एक क्या हो गया है? विकट समस्या बन चुकी है। यानी कि जो शरणार्थी वहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं, उसका पुनः यानी कि फिर से रहने के लिए समस्या खड़ी हुई थी। उस समय भारत में 562 देशी राज्य थे। तो उस वक्त भारत में कितने राज्य थे बच्चों? तो 562 राज्य थे। उन्हें भारत संघ के साथ जोड़ना और राष्ट्र का निर्माण करना एक दूसरी बड़ी विकट समस्या थी। यानी कि उन्हें भारत संघ के साथ जोड़ना और राष्ट्र का साथ ही साथ निर्माण करना एक दूसरी बड़ी समस्या थी। भारत का विभाजन क्यों किया गया? बच्चों, यहाँ पर प्रश्न थे, भारत का विभाजन क्यों किया गया? विभाजन के बाद कैसी विकट समस्या हुई? ये समग्र घटनाक्रम कैसे थे? इन सभी मुद्दों की चर्चा अब हम इस प्रकरण में कर रहे हैं। तो बच्चों, भारत का विभाजन क्यों? विभाजन के बाद की विकट समस्या कैसी? ये समग्र घटना कैसे बनी? इन सभी मुद्दों की चर्चा अब हम नीचे के प्रकरण में करेंगे। तो मुस्लिम लीग की प्रस्तावना, अंग्रेजों की नीति हमेशा कैसी रही है? फूट डालो और राज करो की नीति थी। इसीलिए वे हमेशा ऐसा ठसाते रहे कि हिंदू और मुसलमानों का हित अलग अलग रहने में है। तो बच्चों, अंग्रेजी की नीति कैसी थी? तो फूट डालो और राज करो की नीति थी। इसीलिए वे हिंदुओं के मन में ऐसा ठसाते रहे कि हिंदू और मुसलमानों का हित अलग रहने में ही है। दोनों की विचारधारा ये अलग अलग है। दोनों की, हिंदू और मुसलमानों की विचारधाराएं भी अलग अलग है। ऐसे विरोध से प्रभावित कुछ मुस्लिम नेता ऐसा मानते थे कि स्वतंत्र भारत में मुस्लिमों का हित सुरक्षित नहीं रहेगा। तो बच्चों, ऐसे विरोधियों से प्रभावित होकर कुछ मुख्य मुस्लिम नेताएं थे, वो मान रहे थे कि स्वतंत्र भारत में मुस्लिमों के हित की सुरक्षा नहीं रहेगा, उन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी, यानी कि मुस्लिमों को सुरक्षा नहीं मिलेगी। इसीलिए अलग पाकिस्तान की रचना करना आवश्यक है। क्योंकि मुस्लिमों को क्या नहीं मिल रहा था?
उसका अधिकार नहीं मिल रहा था, उन्हें सुरक्षा नहीं मिल रही थी। इसीलिए अलिग पाकिस्तान की रचना करना उसे आवश्यक लगा, जिससे दोनों कौम स्वतंत्र विकास कर सके, यानी कि मुस्लिम और हिंदू दोनों जो कौम है वो स्वतंत्र रहकर उनका अपना खुद विकास कर सके। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर मार्च 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। तो बच्चों ये सब हिंदू और मुसलमानों का जो उद्देश्य है, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का उद्देश्य को ध्यान में रखकर 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन भरा। उसमें मुस्लिमों की बहुमती वाले प्रदेश का समावेश करके अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करने का प्रस्ताव पारित हुआ। यानी कि ये जो अधिवेशन मिला, उस अधिवेशन में उसमें मुस्लिमों की बहुमती वाले जो प्रदेश या विभाग थे उसका समावेश करके अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करने का प्रस्ताव रखा गया। उसके पश्चात पाकिस्तान की रचना की मुस्लिम लोगों ने अपना मुख्य ध्येय बनाया। तो बच्चों उस अधिवेशन के बाद पाकिस्तान की रचना को मुस्लिम लीग ने अपना मुख्य ध्येय बना लिया था। तो बच्चों 12.2 में खान अब्दुल गफ्फार खां उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के नेता कौन थे? गांधी जी के साथ शांति यात्रा में जाते हुए यहाँ पे मानचित्र दिया गया है। तो बच्चों हम देखेंगे माउंट बेटन योजना। तो माउंट बेटन योजना वाइसरॉय माउंट मार्च 1947 में भारत आया, यानी कि वाइसरॉय माउंट बेटन मार्च महीने में 1947 में भारत आए थे। उसका मत था कि भारत को स्वतंत्र होना हो तो विभाजन करना अनिवार्य है, यानी कि वाइसरॉय माउंट बेटन का मत था कि यानी कि विचारसरणी थी कि भारत को स्वतंत्र होना हो तो विभाजन करना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठेंगे, यानी कि यदि ऐसा न हुआ तो पूरे देश में दंगा होंगे, फसाद होंगे, ये सब भड़क उठेंगे, लोग परेशान होंगे, इसके साथ ही लोग परेशान हो उठेंगे। स्वतंत्रता के लिए होने वाला आंदोलन इस हद तक पहुंच गया था कि अब अंग्रेज सरकार को भारत जल्द से जल्द छोड़ देने की स्थिति पैदा हो गई थी। यानी कि भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद स्वतंत्रता के लिए होने वाला आंदोलन इस हद तक पहुंच चुका था कि अब अंग्रेज सरकार को भारत जल्द से जल्द छोड़ देने की स्थिति पैदा हो गई थी। ऐसी परिस्थिति में भारत के कुछ यथादर्शी नेताओं ने भारत के विभाजन की बात स्वीकार कर ली। यानी कि ऐसी परिस्थिति खड़ी होने पर भारत के कुछ ऐसे नेताओं थे, यथादर्शी नेताओं थे, उसने भारत के विभाजन की बात स्वीकार कर ली। उन्होंने अन्य नेताओं को यह बात स्वीकार करने के लिए आग्रह भी किया। यानी कि कई नेताओं थे, उन्होंने ये बात स्वीकार करने के लिए आग्रह भी किया। 3 महीने तक लंबी चर्चा चली। तो बच्चों इन बात पर 3 महीने तक ज़्यादा लंबी बात चली। मुख्य नेताओं के बीच बैठकें हुई और अंत में माउंट बेटन ने भारत के 2 टुकड़े करने की अंतिम योजना प्रस्तुत की। यानी कि मुख्य नेताओं के बीच जब बैठक हुई तो निर्णय लिया गया कि अंत में माउंट बेटन ने भारत के 2 टुकड़े में बंटने का अंतिम योजना प्रस्तुत की, जो माउंट बेटन योजना कहलाती है। तो बच्चों एक वाक्य में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, आप लाइन कर सकते हो कि माउंट बेटन योजना किसे कहते हैं। तो आपको लिखना है कि मुख्य नेताओं के बीच बैठक हुई और अंत में माउंट बेटन ने भारत के 2 टुकड़े करने की अंतिम योजना प्रस्तुत की। इस योजना को माउंट बेटन योजना कहते हैं। इस योजना को लागू करने के लिए भारत स्वतंत्र कानून पारित किया गया। यानी कि इस योजना को लागू करने के लिए भारत स्वतंत्र कानून पारित करना पड़ा। तो बच्चों हम आगे देखेंगे 12.3 में सत्ता हस्ताक्षरण बैठक। माउंट बेटन, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, वीपी
मेनन। तो बच्चों यहाँ पे तस्वीर दी गई है। तो बार पहित 3 में सत्ता हस्ताक्षर बैठक यानी कि सत्ता के लिए सिग्नेचर की बैठक माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू है, मोहम्मद अली जिन्ना है, वीपी मेनन है। तो आप चित्र देख सकते हो। भारत स्वतंत्र कानून 1947 माउंटबेटन योजना के अनुसार ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत स्वतंत्र कानून पारित किया इस तरह की व्यवस्था के अनुसार। तो बच्चों माउंटबेटन योजना जब दाखिल हुई तब उसके अनुसार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत स्वतंत्र कानून पारित किया गया। इस तरह की व्यवस्था के अनुसार यहाँ पे नीचे मुद्दे दिए गए हैं। भारत को भारतीय संघ और पाकिस्तान संघ इन दोनों राज्यों में विभाजन करने के स्वतंत्र किया जाता है। यानी कि भारत को भारतीय संघ में से और पाकिस्तान संघ इन 2 राज्यों में विभाजन करने के लिए स्वतंत्र किया जाता है। प्रत्येक देश अपना संविधान बनाकर अमल में लाएगा। यानी कि प्रत्येक देश अपना संविधान बनाकर अमल में लाएगा। भारत के रजवाड़े अपनी इच्छा अनुसार भारतीय संघ या पाकिस्तान संघ के साथ जुड़ सकते हैं और न जुड़ना चाहते हैं तो वो संपूर्ण स्वतंत्र रहने की छूट दी जाती है। यानी कि भारत के रजवाड़े हैं वो अपनी इच्छा अनुसार जो भारतीय संघ में जुड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान संघ में जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं और न जुड़ना चाहते हैं वो अपने आप संपूर्ण स्वतंत्र रहने की छूट दी गई है। भारत स्वतंत्र कानून की व्यवस्था के अनुसार भारत और पाकिस्तान ऐसे 2 भागों में विभाजन हुआ। यानी कि भारत स्वतंत्र कानून की व्यवस्था के अनुसार भी भारत और पाकिस्तान ऐसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कौन थे? माउंटबेटन। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना का चयन किया गया। तो बच्चों आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो माउंटबेटन। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना का चयन किया गया। इस कानून में यानी कि चुने गए इन कानून से भारत की पराधीनता का अंत हुआ। इसी तरह कानून से भारत की पराधीनता का अंत हुआ। इसी सन 1857 से स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले भारतीयों को स्वतंत्रता मिली। यानी कि इसी सन 1857 से स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले भारतीयों को क्या मिली थी? स्वतंत्रता। पाकिस्तान में सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिम पंजाब, सीमा प्रांत और पूर्व बंगाल का समावेश हुआ जबकि बाकी प्रदेश भारत में रहे। यानी कि पाकिस्तान में कौन कौन से राज्य जुड़े थे? तो पाकिस्तान में सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिम पंजाब, सीमा प्रांत और पूर्व बंगाल का समावेश हुआ जबकि बाकी प्रदेश भारत में रहे थे। देश भर में स्वतंत्रता का आनंद हुआ। यानी कि देश भर में भारत स्वतंत्र हुआ और समग्र देश में आनंद का माहौल छा गया। अनेक वर्षों की गुलामी से हम सभी स्वतंत्र हुए। यानी कि कई वर्षों से हमारा देश गुलामी में था वो हम सभी स्वतंत्र हो गए। अनेक क्रांतिकारी वीर तथा जन नेताओं के बलिदान हुए। यानी कि देश भर में स्वतंत्रता लाने के लिए अनेक क्रांतिकारियों और वीर तथा जन नेताओं के बलिदान दिए गए। इसे हम आज भी राष्ट्रीय त्योहारों पर याद करते हैं, उन्हें सलामी देते हैं। इसके अतिरिक्त कितने भी नामी अनामी लोगों ने अपनी शक्ति से अधिक योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में दिया था। यानी कि इसके पश्चात भी अतिरिक्त कितने ही नामी अनामी लोगों ने अपनी शक्ति से यानी कि अपने आप में रही हुई शक्ति से अधिक योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। तब हमें स्वतंत्र देशवासी के रूप में पहचान मिली। तब हमें क्या मिली है? स्वतंत्र देशवासी के रूप में पहचान
मिली है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में भी जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले पर से ब्रिटेन का यूनियन जैक उतारकर उसके स्थान पर तिरंगा ध्वज लहराया। तो बच्चों, श्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले पर ब्रिटेन का यूनियन जैक उतारकर उसके स्थान पर तिरंगा ध्वज लहराया। पूरा देश स्वतंत्र प्राप्ति के उत्सव में रंग गया, यानी कि पूरा देश स्वतंत्र प्राप्ति के उत्सव में रंग गया था। तो इसी तरह हमें देश की आज़ादी मिली है। देशी राज्यों की हलचल। तो बच्चों, हम देखेंगे देशी राज्यों की हलचल। भारत स्वतंत्र कानून पारित होने पर कुछ देशी राज्यों ने संपूर्ण स्वतंत्र होने का प्रयास किया, यानी कि भारत स्वतंत्र कानून क्या है पारित होने पर भी कुछ देशी राज्यों ने संपूर्ण स्वतंत्र होने का प्रयास किया, जबकि कानून की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक राज्य का स्वतंत्र रहने की इच्छा करने का स्वाभाविक था। सर सीपी रामस्वामी अय्यर ने त्रावणकोर राज्य को स्वतंत्र सार्वभौम राज्य घोषित किया था। तो बच्चों, यहाँ पर देखेंगे कि जबकि कानून की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक राज्य स्वतंत्र रहने की इच्छा करना स्वाभाविक रहा था। सर सीपी रामस्वामी अय्यर ने त्रावणकोर राज्य को स्वतंत्र सार्वभौम राज्य घोषित किया था। तो बच्चों, ये वाला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। हैदराबाद के निजाम, भोपाल के नवाब तथा इंदौर के होलकर ने भी ऐसी ही आवाज़ उठाई। कौन कौन थे? हैदराबाद के निज़ाम थे, भोपाल के नवाब थे, इंदौर के होलकर ने भी ऐसी ही आवाज़ उठाई थी। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान के साथ जुड़ने की घोषणा की, यानी कि जूनागढ़ के जो नवाब थे वो पाकिस्तान के साथ जुड़ने की अपील की। इसी तरह यदि देश के हर एक रजवाड़े स्वतंत्र हो जाते तो भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो जाता, यानी कि देखें तो इसी तरह भारत देश के हर एक रजवाड़े स्वतंत्र यानी कि अपने आप स्वतंत्र हो गए तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों के राज्यों में बंट विभाजित हो जाता। एक दूसरे राज्यों के बीच उनकी सीमा की समस्या खड़ी हो जाती, यानी कि एक दूसरे राज्यों के बीच देखें तो सीमा की समस्या खड़ी हो जाती। विकास के लिए संसाधन समिति को हो जाते राज्यों के बीच संघर्ष उत्पन्न होता चला जाता। इससे हमें मिली हुई स्वतंत्रता की कोई अर्थ नहीं बचता। तो बच्चों, हम देखें कि राज्यों के बीच धीरे धीरे क्या होने लगे थे? संघर्ष उत्पन्न होता चला। इससे हमें मिली हुई स्वतंत्रता की कोई अर्थ नहीं बचता था। तो बच्चों, हम देखेंगे कि यहाँ पे 12.14 में श्री सरदार पटेल की आप मानचित्र देख सकते हो। तो देशी राज्यों का विलीनीकरण, उस समय भारत में 562 देशी राज्य थे। तो उस समय भारत में कितने राज्य थे बच्चों? तो 562 देशी राज्य थे। ये सभी राज्य भारत संघ के साथ जुड़े तो ही भारत एक संघ राज्य बने। यह अत्यंत महत्वपूर्ण काम तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव श्री V.P. मेनन ने पूरा किया। उन्होंने राजाओं में देशभक्ति जागृत की और व्यावहारिक बुद्धि से 559 देशी राज्यों का भारत संघ के साथ विलीनीकरण किया। भारत संघ में जुड़ने सर्वप्रथम की पहल भावनगर के राजा महाराजा कृष्ण कुमार जी ने की थी। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, इन तीनों राज्यों का प्रश्न बाकी रहा था। तो बच्चों, भारत में कितने देशी राज्य थे? तो 562। ये सभी राज्य भारत संघ के साथ जुड़े तो ही भारत संघ एक संघ बन सकता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण काम तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव कौन थे? C.V.P. मेनन
मेनन ने पूरा कार्य किया। उन्होंने राजाओं में देशभक्ति जागृत की थी। व्यावहारिक बुद्धि से 559 देशी राज्यों का भारत संघ के साथ विलीनीकरण किया। भारत संघ में जुड़ने सर्वप्रथम ही पहल भावनगर के राजा कौन थे? महाराजा कृष्ण कुमार जी ने की थी। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, इन 3 राज्यों का प्रश्न ही बाकी रहा था। जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध जनता ने क्रांति की। रतुभाई अदानी तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर आरजी हुकूमत की स्थापना की थी। तो बच्चों, आरजी हुकूमत की स्थापना किसने की थी? तो रतुभाई अदानी और अन्य लोगों के साथ मिलकर आरजी हुकूमत की स्थापना की थी। तो बच्चों, आप लाइन कर सकते हो। 12 में CVP मेनन की आप तस्वीर देख सकते हो। सरदार पटेल ने जूनागढ़ के लोकमत लिवाया और जूनागढ़ भारत संघ के साथ मिल गया। हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी और अंत में उसे भी भारत संघ में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान ने इसी सन 1948 में कश्मीर पर हमला किया। उस समय वहाँ के राजा हरि सिंह ने विधि पूर्वक भारत संघ के साथ जोड़ दिया। भौगोलिक दृष्टि से ये तीनों राज्यों का भारत संघ के साथ जुड़ना अत्यंत महत्वपूर्ण था। तो बच्चों, देशी राज्यों के राजा अपने लोगों को उत्तरदायी सरकार देना चाहते थे, यानी कि देशी राज्यों के राजा अपने लोगों को उत्तरदायी सरकार देना चाहते थे। यह निश्चित रूप से विश्वास था कि भारत सरकार उत्तरदायी सरकार होगी और यह निश्चित यानी कि तय था कि विश्वास था कि भारत सरकार उत्तरदायी सरकार होगी। दूसरी बात यह भी थी कि उस समय में शिक्षा की मात्रा सामान्य बढ़ी थी, यानी कि भारत देश में। दूसरी बात यह थी कि उस समय शिक्षा की मात्रा कम बढ़ी थी। लोग स्वतंत्रता का अर्थ समझने के लिए प्रयत्नशील थे, यानी कि स्वतंत्रता अर्थ क्या होता है, लोग समझने में समर्थ थे। हर एक व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहते थे, यानी कि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहते थे। इससे राजागण अपने लोगों को अनुभव के आधार पर वे निश्चित कर सके कि भारत संघ के साथ जुड़ने से प्रजा का विकास निश्चित रूप से होगा। यानी कि इससे राजागण यानी कि जो राजा लोग थे वो अपने लोगों के अनुभव के आधार पर देखें तो निश्चित कर यानी कि निर्णय कर सके थे कि भारत संघ के साथ जुड़ने से प्रजा का विकास निश्चित रूप से हो सकता है। इस मामले में राजाओं की देशभक्ति की निश्चित रूप से प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि अपने लिए थोड़ी सी आवश्यक संपत्ति रखकर से सभी राज्य भारत संघ को सौंप देना बहुत ही बड़ी बात है। यानी कि जो भी संपत्ति थी वो संपत्ति अपने पास नाम मात्र की रखकर बाकी सब जो भी शेष बची हुई राज्य भारत संघ को सौंप देना बहुत बड़ी बात कहलाती है। इस तरह देश के सभी देशी राज्य विलीनीकरण के लिए तैयार हुए। इसी कारण सभी राज्य विलीनीकरण के लिए तैयार हुए। वह भारत के ही नहीं परंतु विश्व के इतिहास में एक अपूर्व घटना थी। यानी कि भारत के ही नहीं परंतु विश्व के इतिहास में ये एक अपूर्व घटना कहलाती है। विलीनीकरण की प्रक्रिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा उनके मार्गदर्शक के अनुसार कार्य करने वाले VP मेनन के योगदान सदा याद रहेंगे। यानी कि विलीनीकरण की प्रक्रिया के अग्रणी नेता कौन कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके मार्गदर्शक कौन थे? अनुसार कार्य करने वाले VP मेनन ने योगदान सदा याद रहेंगे। समग्र भारत की इस तरह हुई एकता पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। यानी कि समग्र भारत की इस तरह हुई एकता पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। तो बच्चों 12/6 में गांधी जी की स्मशान यात्रा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने लोग इकट्ठा हुए थे। तो ये मानचित्रों में आप देख सकते हैं राष्ट्रीय एकता के
कैसी है। तो इसी तरह हमें राष्ट्रीय एकता पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सरदार पटेल की अप्रतिम महान सेवा थी। तो बच्चों हम देखेंगे गांधी जी की हत्या। अभी भारत को स्वतंत्र हुए 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे और पूरा देश गहरे सदमे में पहुंचा। अभी भारत को स्वतंत्रता मिले हुए कितने मास हुए थे, तो 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे और पूरा देश गहरे शोक में डूब गया था। गहरे शोक में डूब गया था। भारत के विभाजन के संदर्भ में कुछ क्षेत्रों में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इन सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए गांधी जी उपवास पर उतरे, यानी कि भारत के विभाजन हुआ तो उसके संदर्भ में कुछ क्षेत्रों में यानी कि कुछ प्रदेशों में भीषण सांप्रदायिक दंगे होने लगे, युद्ध होने लगे। इन सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए गांधी जी ने उपवास पर उतर गए, लोगों से शांति रखने की अपील की, यानी कि लोगों अभी तक शांति बनाए रखे। इस दौरान 30 जनवरी 1948 के दिन गांधी जी बिरला हाउस में सायंकाल की प्रार्थना के लिए जा रहे थे। तभी नथुराम गोडसे नामक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी थी। तो बच्चों ये वाला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो भारत के विभाजन के संदर्भ में कुछ प्रदेशों में क्या होने लगे थे, दंगे फसाद होने लगे थे। तो इन सांप्रदायिक दंगों के रोकने के लिए गांधी जी उपवास पर उतरे थे और लोगों को शांति रखने के लिए अपील की। इन दौरान 30 जनवरी 1948 के दिन गांधी जी बिरला हाउस में सायंकाल यानी कि शाम की प्रार्थना के लिए जा रहे थे। तभी नथुराम गोडसे नामक व्यक्ति ने उनकी गांधी जी की हत्या कर दी थी। तो बच्चों ये वाला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो गांधी जी कहाँ पर जा रहे थे, किस लिए जा रहे थे और किसने उनकी हत्या की, ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन दौरान 30 जनवरी 1948 के दिन गांधी जी बिरला हाउस सायंकाल यानी कि शाम को प्रार्थना के लिए जा रहे थे और उसी वक्त नथुराम गोडसे नामक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी। उसी शाम शोकग्रस्त भारत ने आकाशवाणी से जवाहरलाल नेहरू का शोक संदेश सुना। दोस्तों साथियों, हमारे जीवन की रोशनी बुझ गई और अब चारों तरफ अंधकार है। हमारा प्रिय नेता राष्ट्रीय पिता अब हमारे बीच नहीं है। समग्र राष्ट्रीय शब्द रह गया। यानी कि बच्चों उसी शाम शोकग्रस्त भारत ने आकाशवाणी से जवाहरलाल नेहरू का शोक संदेश सुना। दोस्तों और साथियों, हमारे जीवन की रोशनी बुझ गई है और चारों तरफ अंधकार है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रीय पिता अब हमारे बीच नहीं है। समग्र राष्ट्र शब्द हो गया था। गांधी जी भारत के सभी वर्ग के लोगों के बीच एकता में विश्वास करते थे और उसके लिए ही उन्होंने अमूल्य जीवन का बलिदान दे दिया। दिल्ली में बापू की भव्य स्मशान यात्रा निकली। लाखों लोग अश्रु भरी आंखों से उसमें शामिल हुए थे। तो बच्चों गांधी जी भारत के सभी वर्ग के लोगों के ऊंच नीच के भेदभाव से नहीं लेकिन एकता में विश्वास रखते थे और उनके लिए ही उन्होंने अमूल्य जीवन का बलिदान दे दिया था। दिल्ली में बापू की भव्य स्मशान यात्रा निकली। लाखों लोग अश्रु भरी आंखों से उसमें शामिल हुए थे। तो बच्चों हम देखेंगे निराश्रित का पुनर्वास। 12.7 की तस्वीर आप देख सकते हो। विभाजन के साथ लोगों का पलायन। लाखों लोग पाकिस्तान से भारत आए थे। उनके बसने और रोजगार के विकट उत्तरदायित्व को भी भारत ने अत्यंत कुशलतापूर्वक निभाया था। यानी कि निराश्रित यानी कि जिसके पास क्या नहीं है, रहने की जगह नहीं है, उन्हें पुनर्वास यानी कि फिर से वसवाट करने की व्यवस्था किसने की थी? भारत ने। लाखों लोग पाकिस्तान से भारत आए हुए थे। उनके बसने और रोजगार की विकट समस्या थी।
फिर भी भारत ने अत्यंत कुशलतापूर्वक निभाई थी। सभी लोगों को यथासंभव अधिक सुविधाएं दी गई थी, यानी कि सभी लोगों को हो सके उतनी सुविधाएं दी गई थी। विशाल शरणार्थी शिविर खोले गए, यानी कि विशाल यानी कि बड़ी बड़ी शरणार्थी शिविर खोले गए थे। उन्हें मात्र भोजन और आवास ही नहीं बल्कि प्रेम और सहानुभूति का भी वातावरण आवश्यकता थी। उन्हें तो फक्त रहने की जगह नहीं चाहिए, लेकिन बल्कि प्रेम और सहानुभूति की आवश्यकता थी। लोगों और संस्थाओं ने सहयोग दिए। इस तरह सभी निराश्रित सभी के साथ मिल गए। उन्होंने अपनी नई जिंदगी शुरू की। तो 12.7 विभाजन के साथ लोगों का पलायन का आप तस्वीर देख सकते हो। तो बच्चों हम देखेंगे भारत का संविधान और उनका अमल। तो बच्चों ईस्वी सन 1947 में संविधान सभा की रचना की गई। तो बच्चों संविधान सभा की रचना कब की गई थी? वो ईस्वी सन 1947 में। उसका कार्य स्वतंत्र भारत के लिए संविधान निर्माण करना था। संविधान निर्माण की प्रक्रिया दिसंबर 1949 तक चली। उस समय के दौरान उसके प्रत्येक मसौदे के एक भाग पर लंबी चर्चाएं हुई। उसके लिए 11 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें 165 दिन बैठक हुई। अलग अलग समितियों तथा उप समितियों ने मसौदे को सुधारने तथा ठीक करने का कार्य किया। अलग 300 भारतीयों ने इन प्रक्रिया में भाग लिया था। संविधान सभा की बैठकें दिल्ली में आयोजित होती थी, फिर भी उसके सदस्य समग्र भारत में फैले थे। तो बच्चों संविधान सभा की रचना कब हुई थी? तो 1947 में। तो आप लाइन कर सकते हो। उसका कार्य स्वतंत्र भारत के लिए संविधान निर्माण करना था। संविधान निर्माण की प्रक्रिया दिसंबर 1949 तक चली। तो ये वाला प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है, संविधान निर्माण का कार्य कब तक शुरू रहा? तो दिसंबर 1949 तक चला। उस समय के दौरान उसके प्रत्येक मसौदे एक भाग पर लंबी चर्चा हुई थी। उसके लिए 11 सत्र आयोजित किए गए थे। तो बच्चों संविधान का निर्माण करने के लिए 11 सत्रों का आयोजित किया गया, जिनमें 165 दिन बैठक हुई। अलग अलग समितियों तथा उप समितियों ने मसौदों को सुधारने तथा ठीक करने का कार्य किया। लगभग 300 भारतीयों ने इस प्रक्रिया में भाग लिए थे। संविधान सभा की बैठकें दिल्ली में आयोजित होती थी, फिर भी उसके सदस्य समग्र भारत में फैले थे। संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को नियुक्ति किया गया। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो बच्चों संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की नियुक्ति की गई थी। तो ये मानचित्र जो आप देख रहे हैं वो बाबा साहेब आम्बेडकर का चित्र है। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर किसे चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुने गए। संविधान तैयार होने पर संविधान सभा ने उसे पारित किया। 26 जनवरी 1950 के दिन से उसे लागू किया गया। तो बच्चों संविधान तैयार होने पर संविधान सभा ने उसे पारित किया, यानी कि पास किया। 26 जनवरी 1950 के दिन उसे लागू किया गया। तो बच्चों ये वाला प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 के दिन उसे लागू किया गया। उस दिन से देश की सत्ता जनता के हाथ में आई। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि गणतंत्र दिवस किस रूप में मनाया जाता है। तो ये वाला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है।
जबकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मानते हैं। दोनों दिन हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। तो बच्चों 26 जनवरी और 15 अगस्त ये दोनों दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में राष्ट्रीय त्यौहार हम मनाते हैं। दोनों हिंद हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। अंग्रेज गवर्नर जनरल माउंटबेटन की निवृत्ति होकर स्वदेश चले जाने के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। वे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। संविधान लागू होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। यानी कि बच्चों 26 जनवरी और 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिन के रूप में मनाते हैं। दोनों दिन हमारे राष्ट्रीय त्यौहार कहलाते हैं और ये हम आनंद उल्लास के साथ मनाते हैं। अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। उसके निवृत्ति के बाद स्वदेश चले जाने के बाद चक्रवर्ती गोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। वे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। संविधान लागू होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो बच्चों 12.9 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की आप तस्वीर देख सकते हो और 12.10 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आप तस्वीर देख सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है, पूर्ण होता है। तो यहाँ पर आपको स्वाध्याय दिया गया है, वो स्वाध्याय आपको सामाजिक विज्ञान की कॉपी में लिखना है। 1. सही जोड़े बनाइए। प्रश्न 2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 से 5 दिए गए हैं। प्रश्न 3. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 से 5 दिए गए हैं। और प्रश्न 4. आइए स्वयं करें, यानी कि हमें अपने आप करना है। 1 से 3, 5 यहाँ दिया गए फोटो को ध्यान से देखें और हमें कल्पना करनी है कि उस समय की स्थिति कैसी रही होगी। तो बच्चों ये आपको 1 से 5 प्रश्नों आपको एग्ज़ाम के लिए याद करने हैं। थैंक यू।